हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो बच्चों, लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ा था, राइट? आज हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। दैट मीन्स हम लोगों ने कंडक्टिविटी पढ़ी हुई है, हम लोगों ने मोलर कंडक्टिविटी पढ़ी हुई है। अब वो जो कंडक्टिविटी है किसकी? इलेक्ट्रोलाइट्स की, एक आयनिक सॉल्यूशन की, राइट? वो किस तरीके से वेरी कर रही है इफ यू इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। सो पहले अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करूं, सो वी कैन से दैट कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन बोथ फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। दैट मीन्स आपके जो इलेक्ट्रोलाइट है वो वीक भी हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं। मतलब आपने क्या किया, सोल्यूशन बनाया, सोल्यूशन में सोल्यूट ऐसे आपने KCl लिया हो, आपने एसिटिक एसिड लिया हो, आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया हो, वो क्या है, उनको आप कैटेगराइज करते हो एज ए स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो आपने क्या लिया हो, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उठाए हो, चाहे आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट उठाए हो, अगर आपने क्या की, उसकी कंसंट्रेशन कम कर दी तो कंडक्टिविटी भी क्या है, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी? आप कंडक्टिविटी को डिफाइन कैसे करते हो? यू कैन एक्सप्लेन द कंडक्टिविटी एज ए नंबर ऑफ आयंस, एज द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ आयंस है, क्योंकि वही आयंस क्या होंगे, वही आयंस क्या करते हैं, करंट को कैरी करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? करंट, यानी कि चार्ज होता है ना, तो इन्हीं की वजह से क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। जितने ज्यादा, अब कहते हैं पर यूनिट वॉल्यूम में जितने ज्यादा आयंस होंगे, पर यूनिट वॉल्यूम में जितने ज्यादा आयंस होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, करंट होगा। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास में एक कंटेनर है ये, ठीक है, कोई पर्टिकुलर इसका वॉल्यूम है, मैंने क्या ले लिया, यूनिट वॉल्यूम उठाया इसका, ये वॉल्यूम है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मान लिया इस यूनिट वॉल्यूम के अंदर 4 पार्टिकल्स थे, 4 आयंस थे, है ना, इलेक्ट्रोलाइट है तो आयंस में डिसोसिएट होंगे। 4 आयंस थे, इन 4 आयंस की वजह से ही इसके अंदर क्या थी, क्या हो रहे थे, करंट हमें मिल रहा था। मान रहे हो इस बात को? इन 4 आयंस की वजह से ही हमें क्या मिल रहा था, करंट मिल रहा था। अब हमने क्या कर दिया, कंसंट्रेशन कम कर दी। हमने क्या कर दी, कंसंट्रेशन कम कर दी। कंसंट्रेशन किस पर डिपेंड करते हैं, सोल्यूट पे ना, तो यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सोल्यूट होते, तो अब मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर पानी ऐड कर दिया, कंसंट्रेशन कम कर दी। तो क्या होगा, कंसंट्रेशन तो कम कर दी, लेकिन वॉल्यूम तो क्या होता जा रहा है, मतलब पानी ऐड करते जा रहे हो, ओवरऑल सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मान लीजिए ओवरऑल वॉल्यूम बढ़कर क्या हो गया, इतना हो गया। अब भी आप क्या देखेंगे, करंट चेक कर रहे हैं, ठीक है, करंट चेक करेंगे, पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने आयंस है, तो इसका यूनिट वॉल्यूम हो गया भाई ये, ठीक है, इसका यूनिट वॉल्यूम मान लीजिए हो गया ये। देखो आपने इसमें क्या किया, कंसंट्रेशन कम की, मतलब उसमें से आयंस बाहर नहीं निकाले आपने उसके अंदर मान लीजिए पानी ऐड कर दिया है, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम पानी भी तो आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, तो बट एज वी नो वाटर इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना, या फिर ये कह सकते हैं कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेनली हमें क्या देखना है कि जो आपका क्या है यहाँ पर सोल्यूट, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मेन कंडक्शन हो रहा है, मेन आयंस जो है उसकी मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो देखो बच्चे, यहाँ पर कितने थे, अब वॉल्यूम इतना था तो इतने आयंस हो गए, वॉल्यूम बढ़ गया, लेकिन आपने सोल्यूट तो ऐड नहीं किया ना, अभी भी इस यूनिट वॉल्यूम में क्या मिलेंगे। अब वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ने से हो सकता है 1-2 पार्टिकल इधर आ गया हो, 1-2 पार्टिकल इधर चला गया हो, है ना, 1-2 पार्टिकल इधर आ गया हो, 1-2 पार्टिकल इधर चला गया हो, वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है। तो क्या होगा, पहले अगर इसी के इक्वल देखें, इसी के इक्वल देखें, देखो 4 यहां पर थे, इसी के इक्वल लेकर चलूं तो इसके अकॉर्डिंग पर यूनिट वॉल्यूम में क्या हो गए, पार्टिकल्स कम हो गए। इसी के अकॉर्डिंग पर यूनिट वॉल्यूम में क्या हो गया बच्चे, पार्टिकल कम हो गए। ध्यान से देखिए, आपने क्या लिया, आपने स्टार्टिंग में इस कंसंट्रेशन वाले लिए, इसके अंदर 4-5 पार्टिकल प्रेजेंट थे, आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो अभी भी तो कितने हैं, 4-5 है। पर यूनिट में देखोगे तो कितना आएगा, पहले पर यूनिट में ज्यादा पार्टिकल्स थे, मान लीजिए इतने, अब पर यूनिट में कितने हैं, 1-2 पार्टिकल ही दिखाई दे रहा है। अब पर यूनिट में क्या है, 1-2 पार्टिकल ही है, तो पर यूनिट में क्या हो गया, नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो गए, और नंबर ऑफ आयंस अगर डिक्रीज होंगे तो क्या हो जाएगा, वही, यानी कि वही कौन से आयंस कम हुए, जो करंट लेके जाएंगे, यानी कि कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आई बात समझ में? ठीक।
अब कहता है अगर मैं बात करूं मोलर कंडक्टिविटी की, किसकी बात करती हूं, मोलर कंडक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो हम कहेंगे दैट मोलर कंडक्टिविटी always increases with decrease in concentration। ध्यान से देखना बच्चों, कंडक्टिविटी में क्या कहा कि आपने कंसंट्रेशन डिक्रीज की। इफ यू डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन, कंडक्टिविटी ऑल्सो डिक्रीजेज, बट इन केस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज एज यू डिक्रीजेज द कंसंट्रेशन, है ना। आपने कंसंट्रेशन कम की तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब क्वेश्चन आएगा ऐसा क्यों, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर कैसे एक्सप्लेन करेंगे हमें, क्योंकि हमारा आइडिया तो कहाँ जाएगा, इसके ऊपर ही जाएगा कि यहां भी तो आयंस क्या हो जाएंगे, आपने कंसंट्रेशन कम की यानी कि डाइल्यूशन बढ़ा दिया, डाइल्यूशन होने से तो यहां भी आयंस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्वेश्चन तो आपका सही है, लेकिन अगर आप कहां पर जाएं, मोलर कंडक्टिविटी को समझने की कोशिश करें तो मोलर कंडक्टिविटी में आप क्या देखते हो, 1 मोल देखते हो इन अ गिवन वॉल्यूम, 1 मोल इन अ गिवन वॉल्यूम। मोलर कंडक्टिविटी क्या पढ़ा था आपने, 1 मोल के लिए पढ़ा था ना, 1 मोल के लिए आपने मोलर कंडक्टिविटी पढ़ी थी। अगर डेफिनेशन के ऊपर जाएं तो क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज द conducting power of all the ions furnished by the electrolyte when 1 gram mole of it is dissolved in its aqueous solution। किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर आपने क्या डिजोल्व किया है बच्चों, 1 मोल डिजोल्व किया है, यानी कि यहां पर आपने सोल्यूट की क्वांटिटी भी क्या कर दी, सोल्यूट की क्वांटिटी फिक्स कर दी है, सोल्यूट की क्वांटिटी क्या कर दी है, फिक्स कर दी है। अब क्या होगा देखना, यहां पर ये तो नहीं है कि आयंस इतने हैं, क्या है। अब देखो आपके पास में ये कंटेनर है, इसके अंदर ये सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, 1 मोल ऑफ आपने क्या डाल दिया इसमें, सोल्यूट जो इलेक्ट्रोलाइट आपने डाल दिया, ठीक है। 1 मोल ऑफ आपने इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर डाल दिया, आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया, क्योंकि इसमें केस ऐसा नहीं है ना कि हमें पर यूनिट पे चेक करना है, पर यूनिट यहां पर था, पर यूनिट मेरा यहां पर था, वॉल्यूम बढ़ाने से क्या हो गया, वो पार्टिकल्स 1 यूनिट में 2 ही आए, पहले वाले में ज्यादा थे, तो जिसकी वजह से क्या हो गया, क्योंकि कंडक्टिविटी में हमें सिर्फ इस एरिया के अकॉर्डिंग निकालना था चार्ज, यहां पर जो डिपेंड करता है वो सिर्फ और सिर्फ 1 मोल पे डिपेंड करता है, यानी कि इस मोल के अंदर के जो पार्टिकल है उसके नेचर पर डिपेंड करता है। ओवरऑल मैं बात करूं तो यहां पर इस वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा था, इस वॉल्यूम के अंदर कितने आपके आयंस रहते हैं उस पर डिपेंड कर रहा था, जो बढ़ने से क्या हो रहे थे, नंबर ऑफ आयंस घट रहे थे। लेकिन इसकी अगर मैं बात करूं तो पहले वॉल्यूम इतना था तो भी 1 मोल पार्टिकल्स हैं, अब वॉल्यूम आपने बढ़ा दिया, यानी कि क्या कर दिया आपने, डाइल्यूशन कर दिया, तब भी क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल कितना लिया, ये भी 1 मोल के लिए है और ये भी 1 मोल के लिए, तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। देखो आप थोड़ा सा अज्यूम करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए ये एक गली है, पतली सी गली है, ठीक है, ये एक रोड लगा लीजिए, चलो ये एक रोड है, इसके अंदर गाड़ियां खड़ी हैं, बहुत सारी जा रही हैं, ठीक है, गाड़ियां खड़ी है या फिर लोग खड़े हैं, कुछ भी लगा लीजिए, ठीक है। तो गाड़ियां अगर यहां पर खड़ी हैं तो क्या होगा, ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई, पतला रोड था, गाड़ियां ज्यादा हो गई तो क्या होगा, ये एक दूसरे को टक्कर मारेंगे, या तो एक्सीडेंट होंगे, है ना, या फिर क्या होगा, वो एक जगह पर खड़ी रह जाएंगी, खड़ी हो जाएंगी का मतलब मूव नहीं कर पाएंगे, रेजिस्ट हो जाएंगे। आ रही है बात समझ में, यानी कि पतली सड़क है, आयंस ज्यादा है, तो क्या हो रहे हैं, इनकी मूवमेंट क्या हो गई, कम हो गई, मूवमेंट कम हो गई, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, गाड़ियां इतनी ही है, मान लीजिए यहां पर 10 गाड़ियां थी, अब सड़क कैसी हो गई, चौड़ी हो गई, समझ में आ रही बात। अब क्या है, अब ये पहले भी 10 गाड़ियां थी, अब भी 10 गाड़ियां, लेकिन रास्ता क्या हो गया, वाइड हो गया। तो अब ये जो 10 गाड़ियां हैं वो विदाउट यहाँ पे कंजस्टेड नहीं हो रखी है, तो ये जो गाड़ियां हैं वो इजिली क्या हो जाएंगी, चली जाएंगी, मोशन में मतलब आगे मूव कर जाएंगी। और अगर ये जो गाड़ियां है मूव कर गई, यानी कि अब ये गाड़ियां है क्या एक्चुअल में आयंस, और आयंस अगर मूव करेंगे तो करंट मिलने शुरू हो जाएगा। तो यही सिचुएशन कुछ यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, कम वॉल्यूम के अंदर अगर 1 मोल में ज्यादा
आयंस प्रेजेंट है तो वो आयंस क्या करेंगे, मूवमेंट अच्छे से नहीं कर पाएंगे, मूवमेंट अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अब इसमें आयंस है, आयंस क्या करते होंगे, पॉजिटिव चार्ज भी रखते होंगे, नेगेटिव चार्ज भी रखते होंगे। अब पॉजिटिवली चार्ज आयंस है, ज्यादा दूर जा नहीं सकते, उनके बीच में क्या हो जाएगा, इंटरेक्शन बढ़ जाएगा, इंटरआयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इंटरआयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो वैसे भी मूवमेंट नहीं होने वाली, अगर मूवमेंट नहीं होगी तो करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम ये क्या कर दे, अगर यहां पर देखते हैं हमने क्या कर दिया, डेल्यूशन कर दिया, तो वही 1 मोल ऑफ आयंस, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपको पता ही है कि आयंस डिसोसिएट ज्यादा हो जाएंगे, डेल्यूशन से क्या हो जाएंगे, आयंस दूर दूर फैल जाएंगे। इनके बीच में जो इंटरआयनिक फोर्स था, इंटरआयनिक जो फोर्स क्रिएट होने वाला था पास पास होने की वजह से, वो कम हो जाएगा अगर आप डेल्यूशन करेंगे। तो पार्टिकल्स को खूब रास्ता मिला हुआ है, वो अच्छे से मूवमेंट करेंगे, अच्छे से मूवमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, करंट अच्छे से फ्लो होगा। तो आई होप मोलर कंडक्टिविटी आपको क्लियर हुआ हो, क्योंकि देखो मैं दोबारा बताती हूँ, कंडक्टिविटी में आप नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है, किसमें, पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एक वॉल्यूम के अंदर कितने आयंस प्रेजेंट है, सिर्फ उस पे जो वॉल्यूम बढ़ाने से क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। लेकिन मोलर कंडक्टिविटी के केस में क्या होता है, सिर्फ हमें देखना है 1 मोल कि आपके चाहे आपका वॉल्यूम कितना भी हो, 1 मोल के लिए आप चेक करते हो। ठीक है, अब 1 मोल के अंदर अगर क्या होगा, आपका वॉल्यूम कम है तो इनके बीच में इंटरआयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से इनकी मूवमेंट रुक जाएगी और क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी कम होती चली जाएगी। तो आई होप बच्चों आपको यहां से ये बात क्लियर हुई होगी कि कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिव बिहेव्स जस्ट अपोजिटिवली with variation of concentration. Conductivity decreases with decreases in concentration, whereas molar conductivity increases on decreasing कंसंट्रेशन। अब मैं मोलर कंडक्टिविटी को ही लेकर चल रही हूं। अब कहता है एट लो कंसंट्रेशन, क्योंकि लो कंसंट्रेशन ही तो लेकर चलेंगे, जितनी कंसंट्रेशन कम होगी कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, हमें तो कंडक्टिविटी से मतलब है। तो इन केस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी जो लो कंसंट्रेशन है, किसके लिए मैं बात कर रही हूं, वीक एज वेल एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दोनों के लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो जो मोलर कंडक्टिविटी है स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वो क्या करते हैं, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज फाउंड ओबे मेनली जो है, ठीक है, मेनली जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए रहेगा, वीक के लिए भी हम थोड़ा बहुत ओबे करा सकते हैं, लेकिन किसके लिए है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ज्यादा है। ठीक है, कंडक्टिविटी हम दोनों के लिए निकालते हैं, लेकिन लो कंसंट्रेशन की मैं यहाँ पर बात कर रही हूं। तो कहता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है मेनली ओबे करता है एक इक्वेशन, एंड दैट इक्वेशन इज मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा नोट एम माइनस बी रूट सी। ये एक इक्वेशन है। अब ये क्या है, ये क्या है, लैम्डा एम आपको पता है, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी, राइट। अब ये डेल्टा नोट एम क्या है, ये भी मोलर कंडक्टिविटी है, ये भी मोलर कंडक्टिविटी है, बट एट इनफाइनाइट डेल्यूशन, यानी कि आपने जब डेल्यूशन बहुत ज्यादा कर दी है, कंसंट्रेशन क्या कर दी है, बहुत बहुत कम कर दी है। ठीक है, रूट सी किसको रिप्रेजेंट करता है विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि वो हो जाएगा ना, लो कंसंट्रेशन पे करें तो कंसंट्रेशन है। ठीक है, सी क्या है यहां पर आपकी, मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन, एंड बी इज अ कांस्टेंट। तो क्या कहा मैंने, एट लो कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को क्या है, हम इस इक्वेशन से क्या करते हैं, पढ़ते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट को भी इस इक्वेशन के जरिए पढ़ेंगे, लेकिन ये ज्यादा वो भी नहीं करेगा, वो क्यों नहीं करेगा वो भी आपको साथ साथ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को कहा जाता है डी बाई हक्कल ओनसेगर इक्वेशन, डी बाई हक्कल ओनसेगर इक्वेशन। सो ये तो क्या हो गई हमारी डी बाई हक्कल ओनसेगर इक्वेशन, जो यहाँ पर जो जो कंपोनेंट्स है, जो 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 जिसके लिए डिनोट होते थे वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब कहता है अगर सी क्या हो, यानी कि जो मोलर कंसंट्रेशन है वो क्या कर रहा हो, टेंड्स टू जीरो कर रहा हो। ठीक है, यानी कि इसकी अगर वैल्यू मैं जीरो कर दूं तो क्या होगा बच्चे, दैट यहां पर सी की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। सो लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा नोट एम के इक्वल हो जाएगा।
ठीक है, यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर क्या होगा, कंप्लीट ये कंडक्टिविटी इसके अगेंस्ट दिखाना शुरू कर देगा, यानी कि ये दोनों जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, वो जो ग्राफ होगा वो किस किस के अगेंस्ट होगा, लैम्डा एम वर्सेस रूट सी, यानी कि कंसंट्रेशन एंड मोलर कंडक्टिविटी के बीच में ग्राफ देखेंगे। एंड ये ग्राफ बच्चे क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए हम ये ग्राफ देखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं देखो ग्राफ प्लॉट करती हूँ यहां पर, ये इस तरीके का ग्राफ हमें मिलेगा। किस किस के बीच में है ये हमारा ग्राफ, रूट सी, ठीक है, रूट सी और लेमडा एम के बीच में, मोलर कंडक्टिविटी एंड कंसेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यहां पर जो मेरी कंसेंट्रेशन होगी वो होगी किस फॉर्म में होगी, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 1/√2 तो हो ही गया है यहां से रूट की वजह से। ठीक है, और जो आपकी क्या होगी, मोलर कंडक्टिविटी होगी, इसकी यूनिट तो आपको पता ही है क्या होती है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ओके, तो देखिए मैं दो ग्राफ यहां इसी के अंदर दो कर्व ड्रॉ करूंगी, वन ऑफ विच इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी करेंगे, एंड दूसरे के लिए किसके लिए करेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी हम क्या देखेंगे, ग्राफ देखेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखिए क्या देखा हम लोगों ने, इन केस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इफ यू डिक्रीजेस द कंसंट्रेशन मोलर कंडक्टिविटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मैं यहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मानकर चल रही हूँ KCl, तो मान लेती हूं मैं कि एट हाई कंसंट्रेशन, यहां से कंसंट्रेशन बढ़ रही है, यहां से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है, तो एट हाई कंसंट्रेशन देखो अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये क्या हो जाते हैं, कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, मानते हो क्या हो जाते हैं बच्चों, कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। आई बात समझ में, कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं तो ये कुछ ना कुछ कंडक्टिविटी तो शो करेंगे। ये तो नहीं हो सकता ना कि इनकी जो कंडक्टिविटी की पावर है वो बिल्कुल 0 पे हो जाए, ऐसा तो नहीं है। तो मान लेते हैं एट पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन पे, सबसे हाई पॉइंट मान लेती हूँ, मान लीजिए जो क्या कंडक्टिविटी यहां पर वो शो कर रहा है, कौन, KCl, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब मैंने क्या किया, कंडक्टिविटी को क्या करती जा रही हूं, कम करती जा रही हूं, कंसंट्रेशन को क्या करती जा रही हूँ, कम करती जा रही हूँ। तो देखिए इस पॉइंट पे क्या है, मोलर कंडक्टिविटी कुछ ये है। अब मैंने क्या किया, कंसंट्रेशन को कम करती जा रही हूँ, तो मोलर कंडक्टिविटी आपके अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। लेकिन अगर मैं इसका ग्राफ देखती हूँ तो ग्राफ में क्या आया, पहले तो थोड़ी सी क्या हुई, कंडक्टिविटी बढ़ी, थोड़ी सी बढ़ी, उसके बाद में ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन आ गई, यानी कि कुछ ज्यादा चेंज नहीं है। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करती हूँ, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी आपको ग्राफ दिखा देती हूँ। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या है, मुझे कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है, अब मैं दोनों ग्राफ को क्या है आपसे डिटेल में बात करती हूँ। मान लीजिए वीक इलेक्ट्रोलाइट मैंने यहाँ पर एसिटिक एसिड ले लिया CH3COH। तो देखिए ये क्या था आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ऐसा क्या हुआ, आप कहते हो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमेशा क्या हो जाता है, 100% आयनाइज हो जाता है। क्या हो जाता है, 100% आयनाइज हो जाता है, मानते हो इस बात को। तो आपने जैसे ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया सॉल्यूशन में, वो क्या हो चुका होगा, ऑलरेडी आयनाइज हो चुका होगा, मानते हो। आपने थोड़ी देखो क्या हो चुका है, ऑलरेडी आयनाइज हो चुका है, तो यानी कि वो आयंस की फॉर्म में ऑलरेडी है। ठीक है, तो अगर वो ऑलरेडी आयंस की फॉर्म में है तो उनकी वजह से तो कंडक्टिविटी होनी है, इस वजह से मुझे यहाँ पर कंडक्शन मिल रहा है। लेकिन थोड़ा सा ये ग्राफ ऊपर की तरफ क्यों आया, इक्वल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है, ये थोड़ा सा ऐसे है बच्चों। अगर मैं इस ग्राफ को सेपरेटली दिखाती हूँ तो रूट C और लैम्डा M, तो ये ग्राफ थोड़ा सा ऐसे है, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा स्लोप इसने क्यों बनाया, ये इस वजह से बनाया, जैसे ही आपने डाइल्यूशन किया, यानी कि कंसंट्रेशन आप क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो बस वो जो उनके बीच में इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था आयंस के बीच में, वो और वीक हो गया, और क्या हो गए, आयंस दूर दूर हो गए, तो उनसे उनकी थोड़ा मोशन बढ़ गई।
आयनाइज वो ऑलरेडी हो चुके थे, लेकिन डाइल्यूशन करने से उनका मोशन बढ़ गया क्योंकि इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। और अगर मोशन बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी भी तो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और कहता है एट जीरो कंसेंट्रेशन पे, एट जीरो कंसेंट्रेशन पर ये क्या हो जाता है, इस पॉइंट पर जाकर टच हो जाता है। और इस जीरो कंसेंट्रेशन पर ये क्या बोलता है, इस पॉइंट को, इस कंडक्टिविटी को एक नाम दिया, दैट इज डेल्टा नोट एम। जहां पर डेल्टा नोट एम यानी कि जिसको आपने क्या बोला, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी कि ना के बराबर क्या है आपका, इसमें सोल्यूट पड़ा होगा, बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन आपका ये हो चुका है। ठीक है, ये बात समझ में आई। लेकिन ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट दिखाई दे रहा है, इसके केस में इस तरीके का ग्राफ क्यों है, ये स्टीप कर्व क्यों दिखाई दे रहा है, तो सुनिएगा। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो क्या होता है, 100% आयनाइज कभी नहीं होता। क्या होता है, पार्शियली आयनाइज्ड होता है। क्या होता है, पार्शियली आयनाइज्ड होता है। तो हमने जब देखा इस कंसंट्रेशन पे, ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट था ये बहुत ही कम कंडक्टिविटी शो कर रहा था, क्योंकि आयंस में टूटा ही नहीं, ज्यादा आयंस इसके पास थे ही नहीं। ठीक है, थोड़ा सा क्या हुआ था, आयनाइज हुआ था, तो उसी की वजह से कंडक्शन हो गया। अब जैसे जैसे हमने क्या कर दी बच्चों, कंसंट्रेशन कम कर दी, यानी कि क्या कर दिया, डाइल्यूशन बढ़ा दिया। डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएंगे, जो ये क्या है, ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर आयनाइजेशन हो जाएगी। डाइल्यूशन करने से जो वीक इलेक्ट्रोलाइट था वो आयनाइज्ड होना शुरू हो जाएगा। और भी ज्यादा, जैसे देखो यहां से आयनाइज होना शुरू हो गया, तो आयनाइज जितना ज्यादा आयनाइज होता जाएगा कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। और किसी पॉइंट पर आने के बाद जैसे डाइल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया, एकदम से पीक, मतलब एकदम से क्या हो जाएगी, इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। दिखाई दे रहा है, ये क्या हो जाएगी, इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। बट जीरो कंसंट्रेशन का इस पर ऐसा कोई जिस तरीके का ये जो मुझे यहाँ पर केस दिखाई दिया है, जीरो कंसंट्रेशन यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला, ये जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट पर अफेक्ट, वीक इलेक्ट्रोलाइट इससे को हम इससे डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा कोई पॉइंट हमें यहाँ पर नहीं मिला। यही था आपका डी बाई हक्कल से इक्वेशन। मैंने कहा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिफाइन करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब पढ़ने जाते हैं तो ये कंप्लीटली डिफाइन नहीं हो पाता। इस वजह से आई होप आपको ये जो कर्व है ये समझ में आया होगा बच्चों। ये जो ग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। कई बार क्या होता है, आपको सिर्फ इस तरीके के ग्राफ दिखाई देंगे, मतलब यहाँ पर ग्राफ दे देगा कुछ ऐसे, या फिर ग्राफ दे देगा कुछ ऐसे, पूछेगा कि इनमें से वीक या स्ट्रॉन्ग के लिए कौन सा ग्राफ होगा, वीक या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि किस तरीके से कौन सा ग्राफ वैलिड होगा। ठीक है, तो यहां तक आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन आता है कि मैम कि आप कह रहे हो कि ये जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन यानी कि जीरो कंसंट्रेशन पे हमने कंडक्टिविटी तो पढ़ ली, किसके लिए, यानी कि हमने मोलर कंडक्टिविटी पढ़ ली, कब, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। पर ये जो डिफाइन हुई है ये हुई है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम कंडक्टिविटी कैसे निकालना सीखेंगे। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए भी हम कंडक्टिविटी निकालते हैं, और उसकी कंडक्टिविटी को निकालने के लिए एक लॉ है, वो हमारी हेल्प करता है, विच इज कोलराशियस लॉ। कोलराशियस लॉ आता है, वो किसके लिए होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होता है, जो अब हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, अच्छा अब हम बात करेंगे कंडक्टेंस बिहेवियर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी क्यों डिक्रीज हो जाती है कंसंट्रेशन के डिक्रीज होने पे, या फिर मोलर कंडक्टिविटी क्यों इंक्रीज हो जाती है, मोलर कंडक्टिविटी क्यों इंक्रीज हो जाती है कंसंट्रेशन के डिक्रीज होने पे। तो क्या देखा था हम लोगों ने कि जो आयंस होते हैं उनके बीच में इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है डाइल्यूशन हो जाने से। ठीक है, जिस वजह से कंडक्टेंस बढ़ जाती है। ठीक है, अच्छा ये जो डेल्टा नोट एम है, इसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर
कंडक्टिविटी, यानी कि जिसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स यानी कंसंट्रेशन क्या हो बच्चे, ना के बराबर हो, या फिर हम इसको एट जीरो कंसंट्रेशन कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, एट जीरो कंसंट्रेशन कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, और एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी हम इसको बोल सकते हैं। गॉट इट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हम लोगों ने क्या देखा, हम बता चुके हैं कि इस तरीके का हमें ग्राफ मिला था, जिसमें क्या हुआ था, जैसे जैसे आपने डाइल्यूशन बढ़ा करते गए, आयनाइजेशन होता गया, जैसे जैसे आयनाइजेशन होगा आपको क्या मिले, कंडक्टिविटी इंक्रीज होती चली जाएगी। और इससे ज्यादा जो है हम क्या पढ़ेंगे इसके बारे में, कोलराशेस लॉ में पढ़ेंगे। अब आता है जो सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस किसका, ऑफ मोलर कंडक्टिविटी का। तो इसका जो मेन सिग्निफिकेंस है ये क्या है बच्चे, वो हेल्प करता है टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। कैसे निकालते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को, आप किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से, फॉर एनी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन सी, ठीक है। सो अल्फा विल बी इक्वल टू लैम्डा एम एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट कर सकते हो। आपकी बुक में क्या है, डिफरेंट क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिए होंगे एट डिफरेंट कंसंट्रेशन पर, ठीक है, अलग अलग के लिए दिया होगा, ठीक है। जैसे केसीएल के लिए अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो केसीएल की कंसंट्रेशन के लिए अलग, अगर आप वेरी करते जाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती जाएगी बच्चे, वेरी होती जाएगी। सो बच्चे दिस इज ऑल अबाउट द वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये यहाँ से भी ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी आपको निकालना यहाँ से आना चाहिए, आपके आगे न्यूमेरिकल में यूज होगा। और ये ग्राफ भी क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ कैसे होगा, ठीक है। आई होप बच्चों आपको ये बात समझ में आई होगी। कल जो यानी कि जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी हमारी, वो रहेगी कोलराशेस लॉ पे। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, मैंने पहले भी कहा था, इसका नाम खतरनाक है बट बहुत इजी और इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल पोर्शन देखेंगे तो सबसे पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे आसान आपके न्यूमेरिकल बनते हैं इस पे, ठीक है, और काफी चांसेस होते हैं इस पर न्यूमेरिकल आने के भी बोर्ड में। सो टिल देन पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।